हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में हम n नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि जो सेल है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो सेल है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किस सिचुएशन में करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैंने फिलहाल 3 सेल लिए हैं, तीनों का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेम लेकर चलना है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है उसको हम कैपिटल ई से और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है उसके लिए सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल्स को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इन नेगेटिव टर्मिनल्स को भी हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन जाता है सेल का, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से कितना करंट फ्लो होगा उस करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जितने पॉजिटिव टर्मिनल्स हमने एक साथ कनेक्ट किए हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स के एक एंड पर और इन नेगेटिव टर्मिनल के एक एंड पर मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट करेंगे और इन सेल से जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा उसे हम फाइंड कर पाएंगे। तो फिलहाल ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसे मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ में मैं इस सर्किट में एक की को भी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही की हम प्रेस करेंगे वैसे इन सेल से जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ कि ये जो की है इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ और जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं वैसे ही इन सेल्स से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। उस करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल होगा क्या कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए इस सर्किट में आगे बढ़ता चला जाएगा और फाइनली जो है यही करंट जितना हमने लिया है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ उतना ही करंट हम वापस सेल को दे भी देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये करंट कितना फ्लो हो रहा है इसे हमें फाइंड करना है और जो करंट फ्लो हो रहा है इन सेल्स पे वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, इन सेल्स के कॉम्बिनेशन के टोटल ईएमएफ पर और इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस पर। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस कॉम्बिनेशन के टोटल ईएमएफ के बारे में तो वो कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ की अगर हम बात करें तो जो टोटल ईएमएफ रहेगा अगर मैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी सेल के ईएमएफ को कनेक्ट भी कर देता हूं, ऐड भी कर देता हूं तो वो ईएमएफ जो रहता है एक सिंगल सेल के ईएमएफ के ही इक्वल होता है। अगर हम बात करें ऐसा क्यों हो रहा है तो इसको समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही चीज हो गई, बस ये है कि ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है उसमें वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है अगर हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस को देखने की कोशिश करें। तो यही हम बात सेल के लिए करें तो जितने भी हम सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते चले जाएंगे तो उससे सेल का ईएमएफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितना ईएमएफ एक सिंगल सेल का रहेगा उतना का उतना इन सभी सेल का मिलाकर भी उतना ही रहेगा। तो ये तो हो गया टोटल ईएमएफ। अब मुझे जो है करंट को फाइंड करना है और उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। तो फिलहाल मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है जिसकी वैल्यू हमने कैपिटल आर रखी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ में आगे बढ़ रहा हूं कि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर जो सेल है और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के लिए तो होता क्या है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कि जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मतलब इन सभी रेजिस्टेंस को ऐड करूं तो जो मुझे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिलता है जिसको हम यहाँ पर आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा तो उस रेसिप्रोकल को मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो रेसिप्रोकल होगा वो इन सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। मतलब मैं इन्हें रेसिप्रोकल लेते हुए ऐड करता
चला जाऊं। तो फिलहाल यहाँ पर हम ए नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए फाइनली जो एक्सप्रेशन मुझे मिलेगी ना ऐड करने के बाद वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ ताकि हम चीजों को आगे लिख सके। तो फिलहाल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये n टाइम जब सॉल्व होंगे तो 1 डिवाइडेड बाय r डैश जो होगा वो इक्वल हो जाएगा n नंबर ऑफ n डिवाइडेड बाय r के। अब यहीं से अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो ये जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो r डैश है। अगर मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दूं तो r डैश जो हो जाएगा इक्वल की तरफ हो जाएगा r डिवाइडेड बाय n। मतलब हो क्या रहा है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस का तो जितने ज्यादा सेल हम लेकर चलेंगे उतना ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n नंबर ऑफ सेल हम लेकर चल रहे हैं, तो n नंबर ऑफ सेल को ऐड करने से होगा क्या कि n टाइम जो है वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब अगर मेरे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है तो इसी की हेल्प से मैं टोटल एक्सटर्नल टोटल इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है उसे भी फाइंड कर लेता हूं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के बारे में, तो वो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो चाहो तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और हम जो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लेकर आ रहे हैं इसी के सम के इक्वल होगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आर डैश है उसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आर डिवाइडेड बाय एन से। तो यही इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी आर डिवाइडेड आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम भी ले लेता हूँ तो एलसीएम लेने के बाद जो है हमारी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया है हमारा सर्किट का। अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया है तो कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट में उसे हम फाइंड कर लेते हैं, जो डिपेंड कर रहा है टोटल ईएमएफ और सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के। तो हम इसके बारे में यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो मैं बात कर रहा हूं करंट फ्लोज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां में से ऐसे भी लिख सकते हैं करंट फ्लोज इन सर्किट। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो हमने फॉर्मूले की बात सीरीज कॉम्बिनेशन में भी की थी और हमने बात की थी कि ये जो करंट है आई वो डिपेंड करेगा टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस के रेशियो के। तो यहीं से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो टोटल ईएमएफ है हमारे लिए कैपिटल ई और टोटल रेजिस्टेंस है एम इंटू आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर प्लग कर दूं तो मेरी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी टोटल ईएमएफ है ई डिवाइड में हमारा टोटल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जो स्मॉल एन है वो डिवाइड के भी डिवाइड में होकर इन्वर्ट हो जाएगा और ये जो एन है इसका ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये करंट जो है इतना हमारे इस सेल से फ्लो होना शुरू कर देगा। तो इसे फिलहाल मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है किन सिचुएशन पर किस सिचुएशन में कैसा फ्लो होगा उसे हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें इस सिचुएशन में सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो केसेस की स्टडी कर रहा हूं। तो अगर मैं फर्स्ट केस कंसिडर करूं तो मेरा फर्स्ट केस है इफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस is negligible, if total या हम बोले if resistance is negligible, वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। if internal resistance is negligible, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो, मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो होगा क्या कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो मोर देन होगा हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के। मतलब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में
सेल को कनेक्ट कर रहा हूं और उसके साथ में मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया है, और हमारे सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन में अगर वो बहुत कम हो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? तो उस केस में हम ये मान रहे हैं कि स्मॉल आर जो है वो नेग्लिजिबल है। इसे अगर हम ऐड करें इस इक्वेशन में, ना भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सप्रेशन 1 है उसमें से स्मॉल आर को हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो हम आ रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो होगा क्या कि जो करंट है वो इक्वल हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय ई डिवाइडेड बाय एन आर, और ये जो स्मॉल आर है इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो ये एन से स्मॉल एन जो है वो कैंसिल हो रहा है, और अगर हम देखें तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है सेल के, एक सिंगल सेल के ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। मतलब अगर हमारे सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब सेल को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर बहुत ज्यादा होगा, तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा वो एक सिंगल सेल से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होगा। मतलब इस सिचुएशन में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को कनेक्ट करने का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। और आप देख भी पा रहे होंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है इन एन नंबर ऑफ सेल से, वो एक सिंगल सेल से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल है। तो इसका कोई एडवांटेज हमें इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is negligible, then there is no advantage to joining cell in parallel कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें सेल को ज्वाइन करने का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यही होगा कि हम एक ही सेल का यूज करें इस केस, इस सिचुएशन में। अब ऐसे केस से अगर हम बात करें तो ये जो केस था हमारा, ये केस फर्स्ट था। ऐसे केस से अगर मैं सेकंड केस यहाँ पर लगाऊं, और सेकंड केस कुछ इस तरीके से हो कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाए, तो उस केस में हमें कितना करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर जो केस हम लगा रहे हैं उसमें अगर हम बात करें, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो होगा क्या कि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मोर देन हो जाएगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ऐसी सिचुएशन की हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पर अगर ऐड भी करें और ना भी करें तो हमें कोई फर्क ना पड़े। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो अब आर नेग्लिजिबल है, तो इस आर को हम नेक्स्ट हमारी आने वाली स्टेप में हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं तो जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? तो ऊपर वाली टर्म है एन इंटू कैपिटल ई, इस आर को मैं निग्लेक्ट कर चुका हूं, कैपिटल आर जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है, तो हमारे सेल में सिर्फ बचेगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हो क्या रहा है इस केस में कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो उस केस में एन नंबर ऑफ सेल्स से एन नंबर ऑफ टाइम जो है करंट वो एक सिंगल सेल के कंपैरिजन में एन टाइम ज्यादा फ्लो होना शुरू कर देगा। मतलब हमें सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन तब ही करना चाहिए जब हमारा कोई कंपोनेंट इस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो हमारे सर्किट में, और उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो। तो उस केस में होगा क्या कि जो सेल है वो उन सेल के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल सेल, मतलब E डिवाइडेड बाय R का n नंबर ऑफ टाइम जो है करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा हमारे सर्किट में। तो यही था हमारा सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।